नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें मायावती के पक्ष में बातें लिखी। थोड़ी ही देर में मायावती ने पोस्ट करके अखिलेश का आभार भी जता दिया। ऐसे में मायावती का यह बयान बसपा और सपा के बीच नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाओं को हवा दे सकता है। साथ ही बात करेंगे 2027 के लिए क्यों अखिलेश यादव को है पीडीए पर ही भरोसा। यह रिपोर्ट देखिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया है। दरअसल मथुरा के बीजेपी विधायक के जरिए मायावती पर लगाए गए आरोपों के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी के विधायक को जवाब दिया था। इसके लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश का धन्यवाद किया। मायावती ने अखिलेश के समर्थन की सराहना की। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा था, बीजेपी विधायक ने पूर्व महिला सीएम के लिए अभद्र शब्द कहे। ये दर्शाता है कि बीजेपी के मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है, खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के लिए कितनी कटुता भरी है। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर गलती की थी। पूर्व महिला सीएम पर किस आधार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अखिलेश के सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट के बाद मायावती ने भी अखिलेश की तारीफ करते हुए उन्हें आभार जता दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, एसपी मुखिया ने बीजेपी विधायक को जवाब दिया। बीजेपी विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब दिया। बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी उनकी आभारी है। मायावती का यह बयान बीएसपी और एसपी के बीच राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाओं को हवा दे सकता है। दोनों पार्टियां कई मुद्दों पर एक दूसरे की विरोधी रही हैं। लेकिन इस मामले में अखिलेश यादव का मायावती के समर्थन में खड़े होना नए संकेत देता है। यूपी में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें पहली बार मायावती ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में मायावती का एसपी के लिए नर्म रुख क्या नए समीकरण की ओर इशारा कर रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। यूपी में उपचुनाव के साथ ही अखिलेश यादव की नजर अब 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है, जिसकी रणनीति पर अभी से काम करना शुरू कर दिया गया है। एसपी अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव में 300 पार का लक्ष्य तय किया है। पार्टी मुस्लिम और यादव की जगह पीडीए के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी सब जात धर्म की पार्टी है। समाजवाद का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना और संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से ऐसी नीतियां बनाना कि गरीब और कमज़ोर वर्गों को ज़्यादा हिस्सा मिले, हक मिले, सम्मान मिले और इस तरीके से जो इतिहास में कुछ ऊंच नीच हुई है वो दूर करके बराबरी पे आधारित समाज बना सकें। इसलिए सबको साथ लेके चलेगी। पीडीए हमारी रणनीति है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की योजना है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। उसका कहना है कि इस बार जनता समाजवादी पार्टी की पोल खोलेगी। कुल मिलाकर चुनाव के बाद पीडीए में से अखिलेश यादव ने पीडी को डिलीट कर दिया। केवल तुष्टीकरण के लिए अल्पसंख्यक की बात करने लगे। अब 2027 के चुनाव में जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को 2017 की जो 47 सीटें थी उसके भी नीचे भेजेगी। वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं कि अखिलेश के 300 पार के नारे में कितना दम है ये वक्त बताएगा, क्योंकि इसमें अभी काफी समय है। बीजेपी अभी भी प्रदेश में काफी मजबूत है। योगी ने जिस तरह का एक माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया है अपने मुख्यमंत्री तौर पे काम करने के तरीके को लेकर, क्या वो भी कमज़ोर साबित होगा? तो मुझे लगता है ये अखिलेश यादव की ओर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को उत्साहित करने का एक नारा है कि अब की बात 300 पार उत्तर प्रदेश में वो करेंगे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, कांग्रेस के साथ क्या समीकरण बैठेगा ये भी देखना बाकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी समय है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी चाहती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उसका प्रदर्शन बेहतर हो। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और मायावती के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, बहन मायावती जी यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और देश की वरिष्ठ नेता हैं। सैद्धांतिक तौर से बीजेपी सभी विपक्षी नेताओं का सम्मान करती है। अखिलेश यादव आपकी समाजवादी पार्टी का इतिहास ओबीसी, एससी, एसटी समाज के धुर विरोधी का है। गेस्ट हाउस कांड याद है तो पहले उसके लिए माफी मांगे।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। सीएम योगी ने जहां कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी दौर के लौटने की आशंका जताई, तो वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने कश्मीर को लेकर कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन पर सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी और सीएम योगी ने सवाल किया है कि क्या कांग्रेस धारा 370 वापस लाकर कश्मीर को अशांति के दौरे में ढकेलना चाहती है। सीएम योगी ने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी बताते हुए राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस धारा 370, 335 ए लाकर फिर अशांति लाना चाहती है? क्या कांग्रेस कश्मीर में अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी आतंकवाद को पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस दहशतगर्दी का दौर फिर से लाने का समर्थन करती है? सीएम योगी यहीं पर ही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर दलित और पिछड़ा विरोधी होने का भी आरोप लगाया। सीएम योगी ने पूछा, क्या कांग्रेस दलित, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है? क्या कांग्रेस कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार में झोंकना चाहती है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान समर्थित परिवार को कश्मीर सौंपना चाहती है? क्या कांग्रेस घाटी में भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर में विभाजनकारी नीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। कश्मीर को लेकर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाने के पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला मंत्री बने थे। क्या तब जम्मू कश्मीर में 2 झंडे और 2 कानून नहीं थे? आजकल भाजपा के बहुत से नेताओं को च्यवनप्राश याददाश्त बढ़ाने की दवा खानी चाहिए। भूल गए यही फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। तब का 2 झंडे नहीं थे, 2 कानून नहीं थे। यही श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के पिताजी तब जीवित थे। सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में पहली बार मिल के बनाई और पुरानी फुटेज निकाल के देख लिए, 2 झंडे भी थे, 2 संविधान भी था और मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दे रही थी भारतीय जनता पार्टी और मुफ्ती साहब शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री पद। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन पर सियासी घमासान जारी है। पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था। क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था, बताइए। कांग्रेस ने जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है जम्मू कश्मीर में, और जो घोषणा पत्र सार्वजनिक किया है, वो घोषणा पत्र स्पष्ट ये बताता है कि कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
देश की रक्षा और सुरक्षा से उसको कोई विशेष मतलब नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गठबंधन को समय जब आएगा तो निश्चित रूप से उनको सही जवाब देगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा हमला बोला है। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से फिर से अलग झंडे के वादे को समर्थन करती है क्या, कि जो देश के अंदर एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की बात होती आई है देश की आज़ादी के बाद से, जो धारा 370 समाप्त हुई है, क्या वो पुनः वहाँ फिर से धारा 370 लागू करना चाहते हैं? फिर से जो है अशांति और आतंकवाद के युग में कश्मीर को धकेलना चाहते हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। वहीं कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर पलटवार कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी और आरएसएस ने विधानसभा की 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नया प्लान बनाया है। प्रदेश में सरकार, संगठन और संघ की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें उपचुनाव को लेकर आगे का एजेंडा तैयार किया गया। वहीं उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है। बीजेपी अब एसपी के पीडीए के खिलाफ भी रणनीति तैयार कर रही है। जिन लोगों ने बाबूजी के को अंतिम विदा भी नहीं दिया है, उनको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से विदा करने का संकल्प लेकर के हाथ में जाएंगे। ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या। ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। यूपी चुनाव से पहले आरएसएस ने बीजेपी संगठन और सरकार में कोऑर्डिनेशन का मंत्र देकर स्वयं सेवकों को भी उपचुनाव के चुनावी मैदान में जुटा दिया है। आरएसएस ने जहां संगठन और सरकार के मंत्रियों में समन्वय बनाने का मंत्र दिया, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है, वहीं आरएसएस ने उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर अपने स्वयंसेवकों को तैनात कर दिया है। आरएसएस ने बाकायदा इन उपचुनाव की 10 सीटों पर चुनावी व्यू भी सजा दिए हैं। और यही नहीं, आरएसएस ने यहां पर अपने जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनकी तैनाती भी कर दी है उपचुनाव की इन 10 सीटों पर। आरएसएस की रणनीति यह है कि 40,000 से ज़्यादा स्वयंसेवक 10 सीटों पर उपचुनाव की तैनात करके चुनावी व्यू भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सजाया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी और संघ अलग अलग कब था। जब ये लोग हार जाते हैं तो हार के कारण गिनाने के लिए नई कहानी गढ़ने लगते हैं। बीजेपी और संघ अलग कब थे? जब हार जाते हैं तो ये सब तो हार के कारण गिनाने, अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए गिनाए जाते हैं। कभी कोई बंटवारा हुआ था क्या बीजेपी और संघ में? समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट के लिए बीजेपी भी ओबीसी वोटर्स को साधने में जुटी है। 21 अगस्त को कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी ने जहां हिंदू गौरव दिवस मनाया, वहीं ये संदेश भी दिया कि कैसे यूपी में 10 सीटों के उपचुनाव के बाद 2027 में ओबीसी वोट बैंक को एक मुश्त किया जाए। अखिलेश और समाजवादी पार्टी के खिलाफ सीएम योगी का मैसेज भी इसी दिशा में था। ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए। सीएम योगी ने उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ली है। सीएम योगी 18 मंडलों में एमएलसी, विधायकों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों से मिले और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। साथ ही आपसी तालमेल का भी मंत्र दिया। हाल ही में सीएम योगी के दिल्ली दौरे में पश्चिमी यूपी के कई नेताओं की मुलाकात ने साफ कर दिया है
कि बीजेपी अब उपचुनाव में बड़ी तैयारी के साथ उतरने जा रही है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में तालमेल की कमी तो बिल्कुल साफ दिखती थी, ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं। लेकिन इस हार के बाद जो उत्तर प्रदेश में बड़ी हार मिली है इनको, सीटें अचानक से कम हो गई, इसके बाद मुझे लगता है दोनों ही संगठनों के बीच में एक बड़े स्तर पर और ऊंचे स्तर पर कोशिश की गई है, जिसका हमने पिछले कुछ महीनों में देखा भी कि तमाम सारे टॉप लीडर्स के बीच में मीटिंग हुई और एक के बाद एक शीर्ष नेता आरएसएस के और बीजेपी के मिले उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, दिल्ली में। तो अब शायद ये कोशिश हो रही है, जो कि अभी 2 दिन पहले लखनऊ की मीटिंग से भी स्पष्ट होता है कि दोनों ही संगठन अब मिलकर आगे आने वाली चुनौती का सामना करने की कोशिश करेंगे। आरएसएस और बीजेपी चुनावी अभियानों की साप्ताहिक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे, जिसे आपस में बैठकर चर्चा करेंगे। यानी संपर्क, कोऑर्डिनेशन और फीडबैक के जरिए आरएसएस और बीजेपी उपचुनाव का दंगल जीतने में जुट गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।